बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ बीट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फवाज़ ज़ैदी। नाज़रीन, आज बानी पाकिस्तान क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 73वीं बरसी है। क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हमें पाकिस्तान दिया, हमारी नस्लों पर एहसान किया। आज पूरी कौम उन्हें ख़िराज अक़ीदत पेश करती है। क़ायद-ए-आज़म के इस पाकिस्तान में आज इस बात पर लड़ाई हो रही है कि इंतख़ाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें इस्तेमाल होनी चाहिए या नहीं। हुकूमत तो हर सूरत अगला इलेक्शन EVMs पर कराना चाह रही है और अपोजिशन इसको धांधली और फ्रॉड इलेक्शन करार दे रही है। हुकूमत ने इन मशीनों पर एतराज़ उठाने वाले आईनी इदारे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी बड़ा मुहाज़ खोल लिया है। इस लड़ाई और टकराव का किसको फ़ायदा और किसको नुकसान होगा, इस पर आज के शो में बात करेंगे। और हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा जमशेद इकबाल चीमा साहब ने। मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह खान कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शैला रज़ा भी मौजूद होंगी। तो गुफ्तगू का आगाज़ कर लेते हैं डॉक्टर अफनानुल्लाह साहब से। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सेनेटर साहब, आपके इल्म में है कि सेनेट की पार्लिमानी कमेटी में आज़म स्वाति ने इलेक्शन कमीशन के अरकान से क्या कहा, लेकिन आपने एक ट्वीट में कहा है उससे एक दिन पहले ही ऐसी बातें इन्होंने ऐवान सदर में भी की थी और इलेक्शन कमीशन के अरकान के एतराज़ पर सदर मुमलिकत ने कहा था कि अगर ये नहीं कर सके तो मुस्ताफ़ी हो जाएं। आप बताएं कि उस दिन आपने क्या देखा था? देखिए, जो ये वाली मीटिंग थी, ये जो ऐवान सदर में हुई, उधर तो मैं नहीं था। ये हर हफ्ते जुमेरात को जो है आई वोटिंग और EVM के ऊपर ब्रीफिंग लेते हैं सदर साहब बहुत अरसे से। सही, जो आखिरी उनकी मीटिंग हुई है वो जुमेरात को हुई थी और वो एक दिन पहले हुई थी जो पार्लिमानी मीटिंग, जो आखिरी पार्लिमानी अफेयर्स की मीटिंग थी स्टैंडिंग कमेटी की सेनेट की, उससे। और उसमें क्योंकि ज़ाहिर मामलात जो है उनको नज़र आ रहे थे कि ये उस तरफ नहीं जा रहे जिस तरफ ये लोग चाह रहे हैं, तो इन्होंने शुरू में प्रेशर डाला इलेक्शन कमीशन के स्टाफ के ऊपर कि वो जो है इनकी बात माने। लेकिन जब उन्होंने ज़ाहिर उन्होंने कहा हम तो आइन और कानून के मुताबिक चलेंगे, तो उसके ऊपर आज़म स्वाति साहब जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए और उन्होंने सदर साहब के सामने इनको धमकियाँ दी। अच्छा। और बहुत बुरा भला कहा और इन्हें ये कहा कि तुम लोग हमारे नौकर हो, हम तुम्हें जब बोलेंगे तुम्हें समन करेंगे और जो हम तुम्हें कहेंगे तुम्हें करना पड़ेगा। और उसके ऊपर जब इन्हें आगे से पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला तो सदर साहब बजाय इसके कि वो आज़म स्वाति साहब को खामोश कराते या मामले को सुलझाते, वो इलेक्शन कमीशन के स्टाफ से ये कहने लग गए कि जी आप लोग कब इस्तीफे दे रहे हैं। अच्छा, ये इस्तीफे वाली बात आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपसे पूछता हूँ, इसके ऊपर भी सवाल आपसे पूछता हूँ, लेकिन ये बताएं कि ऐवान सदर वाली बात का फिर आपको कैसे पता है, जिस पर आपने ट्वीट भी किया? नहीं, वो तो मेरी सोर्स है ना, वो जैसे आप लोगों की जर्नलिस्ट की सोर्स होती है, हमारी भी सोर्सेज होती है, हम भी वेल कनेक्टेड हैं, मैं आपको अपनी सोर्स तो नहीं दूंगा। चलें। अच्छा, फिर दोबारा से इसके ऊपर आ जाएं कि सदर मुमलिकत ने किसको मुस्ताफ़ी होने के लिए कहा था? क्या वो चीफ इलेक्शन कमीशन का इस्तीफ़ा मांग रहे थे या फिर अरकान का? नहीं, उधर इलेक्शन कमीशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं थे, इलेक्शन कमीशन का स्टाफ था, IT वाले भी थे और भी लोग थे, उनको बेसिकली उन्होंने कहा था। अच्छा, यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कोई इस्तीफा नहीं मांगा गया उस दिन, जिस दिन की आप ये बात कर रहे हैं? नहीं, इलेक्शन कमीशन का स्टाफ था जो ब्रीफ कर रहा था कि क्या अपडेट है अभी तक आई वोटिंग और EVM पे, उनको कहा था। अच्छा, क्योंकि वो अब उनको IT वाले लोग भी बुरे लगने शुरू हो गए ना, क्योंकि बाकी चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी बुरा है कुछ और बाकी सारी इलेक्शन कमीशन भी बुरी है। अच्छा, ये बताएं सेनेटर साहब, ये बताएं कि आपको क्या जिद है, जो आपने भी इतनी ज़्यादा जिद पकड़ी हुई है और हुकूमत ने भी जिद पकड़ी हुई है, इस सारे मामले का अंजाम क्या होगा फिर? देखें, जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स की कमेटी है सेनेट की, उसका मैं भी हिस्सा रहा हूँ और उसके अंदर जिसके अंदर ये पूरा मुसवदा आया था, हमने तकरीबन कोई 2 महीने लगा के शिक बाय शिक उसके ऊपर डिस्कशन की और 23 ऐसे नकात थे जिसके ऊपर हमने हुकूमत से इत्तफाक किया कि हाँ ठीक है, हम भी एग्री करते हैं, हम भी आपका साथ देंगे इसके अंदर। मिसाल के तौर पे एक मैं आपको निकात बता देता हूँ कि इन्होंने कहा कि USB जो वोटर लिस्ट है वो USB के थ्रू मिलनी चाहिए हर जो भी नेशनल असेंबली का इलेक्शन लड़ रहा है उसको। हमने कहा बिल्कुल बहुत अच्छी तजवीज़ है। इसी तरह और भी बहुत सारी तजवीज़ थी। हमारा और इनका जो डिसएग्रीमेंट था वो मेनली था EVM और आई वोटिंग के ऊपर, और उसके ऊपर हमने जो इन्होंने हमें डेमो कराई मशीन, उसके अंदर हमने इनको बताया कि इसके अंदर बहुत सारे मसाइल हैं। मिसाल के तौर पे आपने सुना होगा, ये बात बहुत मशहूर हुई है कि जी इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है जी। अब बात ये है कि ये इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन ये इंटरनेट पे डिपेंडेंट है मशीन। उसकी वजह क्या है कि जब वो EVM सारे दिन का रिजल्ट कंपाइल करेगी तो वो एक QR कोड जनरेट करेगी। वो QR कोड प्रिजाइडिंग अफसर एक ऐप के थ्रू उसको रीड करेगा और ट्रांसमिट करेगा RO ऑफिस को और ECB के हेड ऑफिस को। तो वो तो जब आप ऐप भी आ गई, QR कोड भी आ गया और इंटरनेट भी आ गई, तो सिक्योरिटी के बारे में ये कहते हैं कि सिक्योरिटी इज एज गुड एज द वीकेस्ट लिंक इन द चेन।
तो ये तो सबसे कमज़ोर इसका जो लिंक है वो ये है। तो हमने इनको ये वाली बात बताई कि भाई अगर आप और फिर इस बात को समझने की कोशिश करें कि पूरे पाकिस्तान में हर जगह इंटरनेट भी अवेलेबल नहीं है, पूरे पाकिस्तान में बहुत सारी जगहों पे बिजली अवेलेबल नहीं है, लोड शेडिंग होती है। तो ये सारे मामलात थे। हमने क्या, वाफिन ने, पिलडेट ने, मिनसेट को इन्होंने हायर किया, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी ने, स्पेनिश फर्म है, उन्होंने इनको मना किया। सबने कहा कि मशीन आपने देखी है उसमें जी, उसमें बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन है जी, और उसके 3 हिस्से हैं। पहले आइडेंटिफिकेशन का हिस्सा है जिससे बायोमेट्रिक होगी, दूसरा हिस्सा जो है फिर उसके बाद अगर वेरिफिकेशन हो जाएगी तो दूसरा हिस्सा आपका जो इधर आपने बैलेट कास्ट करना है या बटन दबाना है, ईवीएम जिसको आप कहते हैं, वो होगा, और तीसरा उसका हिस्सा प्रिंटिंग है, और चौथा हिस्सा उसका आरटीएस है, जो यानी कि रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम, जिसका मैंने आपको बताया कि वो इंटरनेट पे ही होगा और वो सारा का सारा क्यूआर कोड के थ्रू जो है वो डेटा मूव किया जाएगा। सिक्रेसी बरकरार रहेगी वोटर की कि उसने किसको वोट दिया इस मशीन से? देखिए, इंटेग्रिटी जो है वोट की बिल्कुल बरकरार नहीं रही। देखिए, इसके अंदर बहुत सारे मसाइल हैं। अच्छा। एक तो ये है कि ये भी पता चल सकता है कि वोट किसने किसको दिया, ये भी हो सकता है पता। फिर ये भी हो सकता है कि आप वोट डालें अपना शेयर को निकले बल्ले पे, ये भी हो सकता है। लेकिन देखें, जिन्होंने सिस्टम को अब्यूज करना है ना, वो सारे सिस्टम को अब्यूज नहीं करेंगे। उन्होंने तो 3, 4, 5% जो है वो रिजल्ट को चेंज करना है, और उसके बाद जो है वो जो मामला जो है वो किसी और के हक में चला जाएगा। चले जी, तो हम ये कह रहे थे बेसिकली यही है। सेनेटर साहब नुक्ता आपका ये आ गया। जमशेद चीमा साहब, ऑपोजिशन ये कह रही है कि जी शेर को वोट डालेंगे लेकिन निकलेगा बल्ले को। हुकूमत ईवीएम्स पर ना ऑपोजिशन को एतमाद ले रही है, ना इलेक्शन कमीशन को इसके ऊपर यकीन है। सेनेट की कमेटी ने भी इसको मुस्तरद कर दिया आज ही। ऐसे में आप पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जो सदर मुमलिकत की तकरीर के लिए बुलाया गया है, उसमें कानून साजी को एकतरफा तौर पर पास करवा भी लें तो क्या आप समझते हैं कि वो गैर मुतनाज़ा होगा? चीमा साहब, देखिए, पाकिस्तान में जितने भी कवानीन पास हुए उसमें बड़े थोड़े कानून हैं जो कंसेंसस से पास हुए हैं। मोस्टली कवानीन पाकिस्तान में 80 से 90% जो मेजॉरिटी से पास हुए हैं, और मेजॉरिटी से कोई भी कानून पास होना बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक है, जमहूरियत की रूह के मुताबिक है, जमहूरियत की स्पिरिट के मुताबिक है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं। बाकी रही बात ईवीएम की, ईवीएम में देखें, एक तो बात जो सेनेटर साहब बात कर रहे हैं कि जी ये आप कह रहे हैं कि बिजली से रिलेटेड है, ये बिल्कुल बिजली से रिलेटेड नहीं है। ये लॉन्ग ड्यूरेशन की इसके साथ बैटरी है, और ये बैटरी से ही इस मशीन ने ऑपरेट करना है। लिहाजा इसके लिए बिजली का आना जाना कोई बेमानी बात है, बिल्कुल कोई इससे ताल्लुक नहीं है। 24 घंटे की बैटरी लाइफ है। आप कह लें, अच्छा 24 घंटे की, 24 घंटे की बैटरी लाइफ है, आपके 12 घंटे से ज्यादा जी सर इसकी 12 घंटे से ज्यादा है, और आपकी जो वोटिंग होनी है ये 8 या 9 घंटे होनी है, इसकी ज्यादा है। मतलब उसमें कोई ना इसको चार्ज करने की जरूरत है ना लॉजिस्टिक तो है। ये बात तो सही है। एक मिनट सेंटर चुप करना प्लीज, सेनेटर चुप करना प्लीज, बात करने दे, बारी भी बात करें। अच्छा, दूसरी जो बात इसमें है, उन्होंने कहा कि इंटरनेट से रिलेटेड आपके लिए कनेक्टेड है, बिल्कुल नहीं कनेक्टेड। ये बिल्कुल इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं। सॉफ्टवेयर बिल्कुल और चीज़ है, और इंटरनेट बिल्कुल और चीज़, नेट और बिल्कुल और चीज़ है। ये आप कह लें, मैं समझता हूँ जितने बच्चे भी सुन रहे हैं इस वक्त, ये आप कह लें जो भी लोग थोड़ी सी भी शुद्ध बुद्ध रखते हैं आईटी की, और सेनेटर साहब को खुद भी पता है कि ये बात क्या कर रहे हैं। नहीं, इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं होगी सर, वो कह रहे हैं ऐप के थ्रू ये उसके साथ कनेक्ट होगी। मैं कह रहा, सुन लेना बात, ऐप की बात बाद में बात आती है। पहली बात ये कि इंटरनेट से बिल्कुल कनेक्टेड नहीं है, ये आप कह लें कि सॉफ्टवेयर है। अब सॉफ्टवेयर जो है वो आप कह लें कि कैसे मुमकिन है कि इलेक्शन कमीशन की अप्रूवल के बगैर हो, या इलेक्शन कमीशन के हाथ में ना हो। सॉफ्टवेयर जो है वो मशीन, और सॉफ्टवेयर जो है उसकी जो सेंटिटी है, उसकी ओरिजिनलिटी जो है वो बरकरार रखनी है इलेक्शन कमीशन ने खुद। तीसरी बात आ गई कि आप कह लें कि जो उन्होंने कहा कि इलेक्शन जब वोट डाला जाएगा तो वो ट्रेस हो जाएगा किसने डाला। जी बिल्कुल गलत बात है। ये जो वोट डाला जाएगा ये बिल्कुल ट्रेस नहीं होगा कि किसने डाला है। और चौथी बात उन्होंने कहा कि आइडेंटिफिकेशन मतलब फिंगरप्रिंट से या अंगूठे से। आइडेंटिफिकेशन जो है ये बेसिक सेंटिटी है किसी भी चीज़ की, किसी भी चीज़ की लेटेस्ट जिस पे पूरी दुनिया मुतफिक है, वो आप कह लें कि आपकी फिंगरप्रिंट्स हैं। अब फिंगरप्रिंट के साथ आइडेंटिफिकेशन होना बेसिक बात। एंटी जो आप कह लें कि धांधली है, एंटी रिगिंग सबसे बड़ा टूल ही ये है कि आपकी आइडेंटिफिकेशन ठीक हो, कि जिस बंदे का वोट है वही डाले,
उसकी जगह कोई दूसरा बंदा वोट ना डाले, कोई जाली शनाख्ती कार्ड ना हो, कोई शनाख्ती किसी ने तस्वीर ना बदली हो, कि कोई आप पहले पीसी ना हुआ हो किसी का शनाख्ती कार्ड, लिहाजा आइडेंटिफिकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा उसका वोट सामने नहीं आएगा। तीसरा जिसको वो वोट डालेगा उसी की पर्ची निकलेगी और पर्ची भी साथ होगी। पर्ची भी आप कह लें कि वो बॉक्स में डाल रहा है और पर्चियां भी गिनी जा सकती हैं, उसमें तो मसला ही कोई नहीं है। पर्चियां भी, पर्ची का सिस्टम तो साथ मौजूद है और आपका जो वहां पे पोलिंग एजेंट है उसने पर्चियां गिननी है, काउंट होनी है, उसका रिकॉर्ड भी मौजूद होना है। और चौथी आखिरी जो बात उन्होंने की 3-4% उन्होंने करना है, क्या नाम है, प्ले करना है। और बात भाई आप तो कहते हैं हमारा वोट ही कोई नहीं है और आपको 3-4% से भी डर आना शुरू हो गया कि हम तो बेसिकली आपके लिए बगैर वोटों के, आप पॉपुलर पार्टी, बड़ी पार्टी, दूसरी भी पॉपुलर पार्टी, तीसरी भी बड़ी पॉपुलर पार्टी, हम अकेले मैदान में खड़े हैं और आप 3-4% से भी डर गए। चीमा साहब कि ये वाला इलेक्शन तो पर्ची से करवा दिया जाए और इसको बैकअप के ऊपर रखा जाए, तो फिर उनकी बात तो वैलिड लग रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, अगर पर्ची की बात ऐसे ही है सर ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे कोई जाहिल आदमी कहे कि दफ्तर में कंप्यूटर नहीं आने देना, कंप्यूटर आएगा तो उसमें कोई आप कह लें सॉफ्टवेयर का आप कह लें गलत हो जाएगा, उसमें कोई अल्फी डाल लेगी कंप्यूटर में, और उससे बेहतर है कि रजिस्टर रखें बड़ा सा, उसके साथ एक कलम हो, एक दुआत हो, उसमें स्याही हो, मौजूद ना हो, मतलब इस तरह की बात आज करें। ये आप कह लें दुनिया सारी में ह्यूमन इंटरेक्शन जितना कम हो रहा है उतनी आप कह लें ट्रांसपेरेंसी आ रही है। जहाँ ह्यूमन इंटरेक्शन ज्यादा है वहाँ पे आपको एतराज़ात तो दूर करने हैं ना ऑपोजिशन की, चूंकि ऑपोजिशन के बड़े सख्त एतराज़ात हैं, इलेक्शन कमीशन के बड़े सख्त एतराज़ात हैं। आप नहीं समझते कि कंसेंसस के साथ इसको लेकर आए, कंसेंसस के साथ लेकर आए, कंसेंसस डेवलप करें इसके ऊपर, क्योंकि आप तो बिल्कुल बिल्डोज करने जा रहे हैं, आप तो पार्लियामेंट के जरिए इसको लेकर आना चाह रहे हैं, जहां पर ऑपोजिशन आपके ऊपर एतमाद नहीं कर रही, इलेक्शन कमीशन आपके ऊपर एतमाद नहीं कर रहा। सर सारी दुनिया में सारे कवानीन जो भी न्यूनेस आई है वो पार्लियामेंट के थ्रू ही आई है। जो भी सबसे ज्यादा मुकद्दस चीज है वो पार्लियामेंट के थ्रू आई है। मैं पार्लियामेंट के थ्रू लेके आ रहा हूँ, मैं किसी आप कह लें कि ना ऑर्डिनेंस के थ्रू लेके आ रहा हूँ, ना मार्शल लॉ के थ्रू लेके आ रहा हूँ, ना डंडे के थ्रू लेके आ रहा हूँ। भाई पार्लियामेंट में जो चीज आ रही है, पार्लियामेंट के थ्रू आ रही है, उससे बढ़ के क्या हो सकता है? सबसे बड़ी बात तो यही है। और फिर मैं बार बार कह रहा हूँ कंसेंसस का मतलब कोई नहीं है। अगर मुझे 37 इतराज़ात देता है, 6 इतराज़ात को 37 को बनाता है, तो इसका मतलब जोरे बयान पैदा कर रहा है। इसका मतलब है कि बात असल में है ही कोई नहीं। एक बंदा कहता है जी मशीन की हिफाजत कौन करेगा? भाई डेफिनेटली इलेक्शन कमीशन करेगा, और कौन करेगा? फिर उसमें वो कहता है जी वो वहां पर बिजली नहीं होगी, वहां तो है ही बैटरी। आपको नहीं पता कि बिजली की जरूरत नहीं है, आप जिस आवाम को मिसगाइड कर रहे हैं। इसके ऊपर तो एक एतराज भी नहीं होना चाहिए सर। चीमा साहब किसका नहीं? आप मुझे ये बताएं कि 1970 में जो इलेक्शन हुआ, फिर 1977 में हुआ, 85 में हुआ, 88 में हुआ, 90 में हुआ, 93 में हुआ, कितने इतराज़ात थे? 2008-13 में हुआ, 2018 में हुआ, 2008 में हुआ। कौन सा ऐसा इलेक्शन है? फिर बल्दियाती इलेक्शन हुए, कल कैंट में इलेक्शन होने हैं, कल शाम को कोई इतराज नहीं होगा? कौन सा इलेक्शन है जिसमें इतराज नहीं? मिनिमम इतराज नहीं हो सकते हैं। आपने जान छुड़ानी है, आपने जान छुड़ानी है दांधली से। भाई रिगिंग को रोकने के लिए तो काम कर रहे हैं। हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि हमारे अंडर पहला इलेक्शन हो रहा है, हमारी कैसे रोकेगी मशीन? हमने पुरानी रवायत सर हमने पुरानी रवायत को, धांधली वाली रवायत को तोड़ना है। इस मुल्क में जो पहला जमहूरी इलेक्शन हुआ, पहले जमहूरी लीडर के अंडर वो जुल्फकार अली भुट्टो थे। चारों वज़रा आला जीते बिला मुकाबला, भुट्टो साहब जीते बिला मुकाबला। फिर उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने जो कुछ किया आपको पता है, बाकी लोगों ने जो किया। हम पहला इलेक्शन हमारी जिम्मेदारी है और हमारे अंडर हो रहा है। हम इसको ये रवायत तोड़ने जा रहे हैं कि जनाब यहाँ पे हर इलेक्शन के बाद धांधली का शोर मचे, कोई कहे कि जी किसी के मैंडेट को ना माने, कोई किसी आपने पुराने इलेक्शन की वजाहत तो 2018 का इलेक्शन भी साफ शफाफ नहीं था चीमा साहब। वो आजकल कह रहे हैं ना, आज तक मेरे 2 दोस्त बैठे इनसे पूछें, यही कहेंगे आपको कि ये शफाफ। आपकी क्या राय है सर? आपने तमाम इलेक्शन 1970 से आज तक के इलेक्शन गिनवा दिए, तो 2018 का भी इलेक्शन उसमें शामिल है? भाई मैं कह रहा हूं ना कि हमेशा हर इलेक्शन को कहा गया, 2018 का भी मैंने कहा है, कि 2018 को भी इलेक्शन को भी कहा गया कि शफाफ नहीं था, 1970 वाले को कहा गया, 77 वाले को कहा गया, और कितने लोग बिला मुकाबला जीते, कितने आप ये कह रहे हैं कि शफाफियत लेकर आनी है इस मुल्क में, एक साफ और शफाफ इंतखाबात कराने। आपका नुक्ता आ गया। पीपल्स पार्टी से भी बात कर लेते हैं। शैला साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। शैला साहिबा, दोनों की आपने गुफ्तगू सुनी। पीर को सदर मुमलिकत पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करने जा रहे हैं। हुकूमत मंगल को पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में इंतखाबी इस्लाहात से मुतालिक बिल पेश करने का इरादा रखती है। शैला साहिबा, क्या पीपल्स पार्टी इन इजलासों का हिस्सा होगी? क्योंकि पीडीएम में तो इजलास का बॉयकॉट करने की बात चल रही है। अच्छा, आपकी इजाज़त से पहले चीमा साहब, आपके लिए दुआ गो हूँ कि आपकी फैमिली, आपकी बेगम खैरियत से हों और उनकी सेहत सही हो। ख़बर टीवी पे देखी थी जी। अच्छा,
अच्छा, दूसरी बात यह है कि देखिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल बच्चों के साथ कोई उसके जी बिल्कुल मैंने देखा था, तो मैं दुआ गूँ कि वो खैरियत से हो। तो देखिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किसी को बुरा नहीं लगता, और जरदारी साहब ने भी चाहा था कि EVM लेकर आएँ, और फिर उसके बाद टीम्स जो थी वो भारत भी गई थी, और फिर भारत में भी हमने ये देखा कि 1982 में उन्होंने पहला प्रोजेक्ट किया केरला में, उसमें बहुत एतराज़ात आए, टेम्परिंग हुई, रिगिंग नहीं रुक सकी, और फिर हाई कोर्ट ने जो हारा हुआ शख्स था उसने जीतने वाले की ज़मानत ज़ब्त करा दी। फिर उन्होंने 25 से 22 साल इस पे काम किया, और अब कहीं जाकर वो एक बेहतर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग कराते हैं। अब बात यहाँ पर ये नहीं हो रही है कि किसी को हुकूमत की नीयत पे शक है, क्योंकि नियत का हाल तो अल्लाह ताला जानता है, और हम ये समझते हैं कि एक साइंसदान भी जो है जब कोई काम कर रहा होता है तो एक ही चीज़ पे काफ़ी दफ़ा तजर्बात करता है। मैं ये सिर्फ कहना चाहती हूँ कि अगर 37 एतराज़ात आए हैं तो मैं तो कहती हूँ कि इलेक्शन कमीशन का राइट है कि वो 3700 एतराज़ात करे, और हुकूमत का फ़र्ज़ है कि उनको और तमाम स्टेक होल्डर्स को मुतमईन करें, और इसी से एक अच्छी राह पे जाएंगे और बेहतर तरीक़े से आगे बढ़ सकेंगे। इससे देखिए अगर ये इस तरीक़े से आ जाते हैं कि नहीं हम सेशन बुला रहे हैं और ये कर रहे हैं, तो इस ऑर्डिनेंस को आइनी शक्ल देने के लिए भी तब्दीली करनी होगी आइन में। मैं नहीं कह रही कमर दिलशाद साहब ने कहा है कि 218, 219, 20 और 22, 220 और 22 में तब्दीली करनी होगी। ये कर भी लेंगे तो लोग सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाएंगे, तो बेहतर यही है कि ठीक है हम एक नई चीज़ आती है, लोग उसमें परेशान होते हैं, लेकिन अगर वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने पायलट प्रोजेक्ट किया तो इस पे मौसम का असर होता है। कुछ इलाकों में मशीन ने 2 बजे के बाद काम करने से रोक दिया, काम नहीं कर सकी। तो ये सब चीज़ें कि ये रिगिंग नहीं रोक सकती, टेम्परिंग हो जाएगी वगैरह वगैरह, इस पे हमें आग लगाना, इस पे हमें ये कहना कि इस्तीफ़े दो, इस पे कहना कि ये कर दो, ये रवैया सही नहीं है। आईनी इदारा है, हमें चाहिए कि हम तहम्मुल से बैठ के जो सारे उनके एतराज़ात हैं, स्टेक होल्डर्स के एतराज़ात हैं, आप उन्हें मुतमईन करें। अच्छा शैला साहिबा, आप कह रही हैं कि फलदार दरख्त होती है, फलदार दरख्त झुका हुआ अच्छा लगता है और झुका हुआ होता है, लेकिन हमें इसके इस्तेमाल पे हमें टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पे इतराज़ नहीं है किसी भी ऑपोजिशन की पार्टी को। लेकिन हुकूमत को ये इतराज़ है कि आप लोगों का रवैया गैर जमहूरी है, आपसे बात की जाती है, आप आके इसका डिस्प्ले देखिए, लेकिन आप लोग इसका डिस्प्ले नहीं देखते, और आप लोग सिर्फ जो इतराज़ात उठाते हैं वो मीडिया के जरिए उठाते हैं। देखिए मैंने अभी आपसे कहा कि इलेक्शन कमीशन के लिए असेंबली की जो कमेटी थी उसने कहा कि इलेक्शन कमीशन को तो काफ़ी दफ़ा इसमें सुना नहीं गया। फिर अफनान साहब ने भी बताया, फिर सवाती साहब ने तो बाबांगे दाहल कह दिया कि आग लगा दो। तो इन सारी बातों को जब हम देखते हैं तो हमें अफसोस होता है कि हुकूमत का काम है कि वो मुतमईन करे लोगों को, और मुतमईन करने ही में अच्छाई है। और देखिए जब हम कोई सा भी कानून बनाते हैं, कोई सा भी कानून बनाते हैं, तो चाहे वो यूनानिमसली भी पास हो, जैसे सिंध में हमने डोमेस्टिक वायलेंस प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट बनाया, तो वो यूनानिमसली पास हुआ, लेकिन जब हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन में गए तो कुछ लकूनास थे। अब हमने उसको दोबारा देखा है, दोबारा से उसमें हम अमेंडमेंट ला रहे हैं, फिर हम उसका रूल्स ऑफ बिजनेस भी चेंज कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं, हम इंसान हैं, ख़ता के पुतले हैं। तो मैं लड़ाई की तरफ नहीं जाऊंगी, मैं ये कहूँगी कि बहुत अच्छी बात है कि हमारे यहाँ टेक्नोलॉजिकली भी जो है ऑब्जेक्शन रेज हो रहे हैं। अच्छा तो अच्छा शैला साहिबा, आप मुझे ये बताएं, आप ये बताएं कि हुकूमत क्या अपोजिशन को मुतमईन करना ही नहीं चाहती या इस पोजीशन में ही नहीं है वो? देखिए मैं ये समझती हूँ कि जो रवैया है, कल मेरे साथ खुर्रम शेर जमान थे, सेकंड टाइम MPA इलेक्ट हुए हैं, वो उन्होंने कहा अगर इलेक्शन कमीशन को एतराज़ है तो खुद बना ले अपनी मशीन।
अच्छा, या ये अफनान मेरा भाई है जिस तरह ये बता रहे हैं कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन के लोगों से कहा इस्तीफ़ा दे दें, तो उसके बाद जो बातें लोग करते हैं, ज़बान खल्क़ है, आप उसे नक़ार खुदा समझें, वो ये कहते हैं कि शायद अब पार्टी फंडिंग का जो केस है उसका फैसला का वक्त हुआ चाहता है। बहुत सारे ऐसे 7 साल से हम सुन रहे हैं, फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा का हल्का है और फैसल सोले हयात का हल्का है, इन ये केसेस बिल्कुल करीब आ रहे हैं। मैं नहीं कह रही, बाखुदा मैं नहीं कह रही, लेकिन आप लोग कह रहे हैं, तो इस तरह की बातें हो रही हैं कि ये सब होने जा रहा है, तो लोगों को आप रोक नहीं सकते। बेहतर यह है कि हमें मुतमईन करें, मुल्क के माहिरीन जो हैं आईटी के उन्हें बुला लें, उनसे पूछें कि क्या वाकई ये टैंपरिंग नहीं रोक सकती, क्या वाकई ये 2 बजे के बाद कुछ इलाकों के मौसम की वजह से बंद हो गई थी जब पायलट किया। तो ये एक सवाल है मेरा एक सवाल है आपसे कि आप ये कह रही हैं कि ये पार्लियामेंट अगर ये बिल पास करवा भी लेते हैं और फिर इसको फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी लेके जाया जाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पार्लियामेंट का बनाया हुआ ये कानून अगर चला जाए तो आप नहीं समझती कि कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी, चूँकि पार्लियामेंट का काम तो कानून साजी करना है ना। आईनी तरमीम को इस तरह से नहीं किया जा सकता, पूरी एक तरीक़ाकार है। आपने इस मुल्क में एक बहुत बड़ा काम एक ऐसी पार्टी के ज़रिए देखा जिसको असेंबली में सादा अक्सरियत हासिल नहीं थी, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 126 नशस्तों के साथ थी, हमें सादा अक्सरियत हासिल नहीं थी, लेकिन हमने 18 अमेंडमेंट की और बहुत सारे ऐसे काम किए। मसलन जो है सलाला के वाक़े को हमने किस तरह से अपनी कौम का वक़ार बुलंद किया, शमसी बेस कैसे खाली कराया, तो हर चीज़ का एक तरीक़ा कार होता है। 18वीं तरमीम बहुत बड़ा कारनामा है, तो ये सब चीज़ें जो हैं आप आईनी तरमीम को इस तरह से नहीं कर सकते। तो मेरा भी यही नहीं माजी में आपने बहुत अच्छे काम किए हैं, पूरी पाकिस्तानी कौम इसकी गवाह है, लेकिन ये जो मौजूदा हुकूमत है वो कहती है कि आप किसी तौर पर भी आप लोगों का जो रवैया है वो संजीदा नहीं है, बिल्कुल गैर संजीदा रवैया है। कोई आईनी तरमीम के ऊपर आप बात करने के लिए हमसे तैयार नहीं है। देखिए, नहीं ऐसी बात नहीं है। जब ये एक्सटेंशन की समरी लाए उस वक्त भी अपोजिशन ने ख़ास तौर पर मेरे चेयरमैन ने ये ज़रूर कहा था कि जब अदालत से ये आ ही गया है कि असेंबली में हो तो मीनिंगफुल डिस्कशन, जिसको नून लीग ने उस तरह से नहीं लिया था। फिर इसके बाद कश्मीर का मसले पे हमने ये ज़रूर ज़िद की थी कि 35A और 370 का जिक्र किया जाए, और ये एक डिमांड की थी कि कंक्लूजन के वक्त वज़ीर आज़म हो, और तो कुछ नहीं किया था। फिर इसी तरह ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि मीनिंगफुल डिस्कशन होनी चाहिए ताकि कंसेंसस डेवलप हो और ये हमने कभी इतराज़ात नहीं किए। तहरीक लब्बैक के ऊपर जब मामला आया तो उसमें भी एक प्राइवेट मेंबर के ज़रिए सारी बात की गई। तो हम ये एतराज़ात करते हैं, और अपोजिशन का काम भी यही है कि अगर कोई लेजिस्लेशन हो रही है उसको मजबूत से मजबूत तर करे, हुकूमत को निशानदेही। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और एक बड़ा अहम फवाद चौधरी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर उन्होंने बड़े एतराज़ात उठाए। एक ब्रेक के बाद इसके ऊपर बात करते हैं। तो प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। डॉक्टर अफनान आज़म स्वाति ने सेनेट की कमेटी में इलेक्शन कमीशन को आग लगाने की बात की, और फवाद चौधरी अब इलेक्शन कमीशन को अपोजिशन का हेडक्वार्टर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपोजिशन का माउथ पीस करार दे रहे हैं। आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्ताफ़ी हो जाएं, ऐसा भी फवाद चौधरी का कहना है। आपके ख्याल में क्या इलेक्शन कमीशन वाकई मुतनाज़ा हो चुका है? मेरा नहीं ख्याल कि इलेक्शन कमीशन जो है वो मुतनाज़ा हुआ है। इस हुकूमत के जो अहलकार हैं उनका ये एक तरीका रहा है कि जो कोई चीज़ उनके रास्ते में कोई ऐसा इदारा आ जाए, कोई आ जाए जो उनकी हुकूमत जो है उसकी वजह से या कहते हैं उनको मसला हो, तो ये उसको कंट्रोवर्शियल कर देते हैं। सही है। फवाद चौधरी साहब जो है वो जरदारी साहब को नेल्सन मंडेला भी कहते थे एक टाइम पे, तो उनकी बातों को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। ये सारे किराए के लोग हैं, ये इन्होंने हायर किए हुए 40, इसके अलावा पंजाब में भी इनके किसी तरह के किराए के लोग हैं। वो जो इनको बताया जाता है एक रटी रटाई चीज़ वो आके बताना शुरू कर देते हैं। अब मेरे भाई ने बहुत सारी बातें की कि जी मैं उसका कुछ का जवाब देना चाहूँगा। कॉन्सेंसस से नहीं होता। इलेक्शन एक्ट 2017 कॉन्सेंसस से हुआ, जिसमें PTI भी थी। ये होता है कॉन्सेंसस करना। फिर इन्होंने कहा कि जी बैटरी लाइफ 12 घंटे होगी। पाकिस्तान बहुत बड़ा मुल्क है,
4 लाख मशीनों की लॉजिस्टिक्स आप और उससे पहले 2002 का इलेक्शन एक्ट भी कंसेंसस से पास हुआ था। हाँ, कंसेंसस से हुआ था। मैं ये कह रहा हूँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि इतनी सारी मशीनों को मूव करना और फिर उनके अंदर चार्ज करना और फिर उनको उधर पहुँचाना, ये इतना कोई आसान काम नहीं है। और जिन्होंने कहा कि सॉफ्टवेयर का और इंटरनेट का इनको फ़र्क नहीं मालूम, भाई आपको अगर सॉफ्टवेयर और इंटरनेट का फ़र्क नहीं समझ में आ रही है आपको मेरी बात, तो आप मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पास जाएं, जिन्होंने मुझे ब्रीफ किया है आपकी ईवीएम मशीन के ऊपर, और उनसे पूछें कि जो बात मैं कह रहा हूँ वो सही है कि नहीं है, कि क्या रिजल्ट एक ऐप के थ्रू, QR कोड के थ्रू ट्रांसमिट होगा कि नहीं होगा। ये जाके आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री से पूछें, और अगर वो आपको बताएं तो फिर आप मुझे बताएं कि जिन इलाकों में इंटरनेट नहीं है वहाँ पे कैसे आप ट्रांसमिट करेंगे। और इसके अलावा मुझे एक बात बताएं कि ईवीएम ने रिजल्ट कैलकुलेट किया 150, मैनुअल काउंट आ गया 180। अब आप मुझे बताएं कि कौन सा आप रिजल्ट मानेंगे, मैनुअल का मानेंगे कि ईवीएम का मानेंगे। तो इसके अंदर इसका जो सॉफ्टवेयर है उसको आप हैक कर सकते हैं। इंडियन ईवीएम बहुत दफ़ा हैक हुई हुई है, आप उनके सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं मैनेज कर सकते हैं। और कोई ये नहीं कह रहा कि जी आप IT का निज़ाम ना लाएं या कोई नया निज़ाम ना लाएं। दुनिया में 167 डेमोक्रेसीज़ हैं, उनमें सिर्फ 8 में ये निज़ाम किसी हद तक इस्तेमाल हुआ है। और बहुत सारी ऐसी भी जमहूरियत हैं जिन्होंने इस निज़ाम को इम्प्लीमेंट किया और फिर उन्होंने रियलाइज़ किया कि ठीक नहीं है और वापस कर दिया। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई कंप्यूटर आ जाएगा, कोई कंप्यूटर को नहीं रोक रहा। बेसिकली जो सिस्टम का प्रॉब्लम नहीं है, सोच का प्रॉब्लम है। अगर आपकी सोच वही है जो पहले की सोच है, तो ये आपके लिए और आसानी होगी इस सिस्टम के थ्रू रिजल्ट को चेंज करने के लिए। जैसे RTS को पहले बिठाया गया, प्री पोल रिगिंग की गई, इलेक्टेबल्स को जो है वो PTI में शामिल किया गया, तो ये EVM इन चीज़ों को नहीं रोक सकता। EVM के पास कोई मसले, EVM के पास इस्टेब्लिशमेंट का जो रोल है उसको रोकने का कोई तरीका नहीं है। तो आप अगर ये कहानी सुनाना चाह रहे हैं पूरे मुल्क को, तो इसके अंदर कोई हकीकत नहीं है। और ये कह रहे थे कि जी इलेक्शन कंट्रोवर्शियल रहे, 1970 से सारे इलेक्शन कंट्रोवर्शियल रहे। तो भाई 1970 से तो जो इलेक्शन हो रहे थे वो इलेक्शन होने के बाद कंट्रोवर्शियल होते थे, या इलेक्शन होने से कुछ अर्सा पहले कंट्रोवर्शियल होते थे। आपने ये वो इलेक्शन करने जा रहे हैं जो 2 साल पहले ही कंट्रोवर्शियल हो गया है, जिसे आज से पॉलिटिकल पार्टी उसका रिजल्ट नहीं मानेंगी। चले चीमा साहब, टाइम चूंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी ये कह रहा है कि टाइम बहुत कम रह गया है, पायलट प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, उसके बाद इस मशीन को बतदरीज लेकर आना चाहिए। लेकिन आपकी पूरी हुकूमत ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ भी मुहाज खोल दिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तो आपने खुद लगाया था, अब आपको वो इतने बुरे क्यों लग रहे हैं? मुखालफत की वजह क्या है आखिर? देखें, बेसिक बात मेरा लगाना या ना लगाना नहीं है, उसका कौन है वो कौन नहीं, बेसिक तो एक्शन है। जो बंदा 2 साल को टाइम कम कह रहा है, वो कम अकल के अलावा है क्या? वो कंप्रोमाइज़ के अलावा है क्या? वो बिके हुए के अलावा है क्या? वो मतलब नाअहल होने के अलावा है क्या? कि भाई 6 महीने का काम है, 6 महीने का काम गवर्नमेंट कह रही है हम कर देंगे, आप कह रहे हैं 2 साल का टाइम थोड़ा है। फिर आप ये इतराज़ नहीं उठा रहे, आप फैसले कर रहे हैं कि ये इससे धांधली होगी। भाई ये फैसला है, आप कौन होते हो फैसला करने वाले? आप इतराज़ करो, आप उसमें सुजेशन दो, आप उसमें इंप्रूवमेंट करो, कोई सिस्टम उसका मुतबादल लेके आओ कि भाई पिछला इलेक्शन हुआ, उससे पिछला हुआ। ये जो बात कर रहे हैं अपना अफनान साहब बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा जी कि सिस्टम बैठा दिया गया। भाई उस सिस्टम से आप जान छुड़ा रहे हैं ना, इंप्रूवमेंट कर रहे हैं उसमें। फिर आपने कहा जी वो आप कह लें कि जो बाक्स आप लेके जाते हैं 3 दिन, एक पोलिंग स्टेशन में 6 या 7 8 बाक्स होते हैं, भाई कौन लेके जाता है? उसी बाक्स के बराबर ये मशीन है। उसी तरह बैटरियां कितनी पाकिस्तान में चार्ज होती हैं, कौन सा मसला है इसमें? फिर जो बात हो गई कि जी आप कह लें कि आप पर्ची वाला मानेंगे या वो मानेंगे, इसका ज़ाहिर तय कर लें आप। इसका आपने प्रोसीजर बनाना है, उस प्रोसीजर के बाद देखेंगे कि जहाँ कहीं खुदा न खास्ता ऐसी चीज़ होती है, वहाँ पे आपने उसका ऑडिट कर लेना है, री-ऑडिट कर लेना है, ऑडिट करके उसका आपने फैसला करना है, और उससे पहले भी तय करना है, आप बाद में फैसला करना है। सो बेसिकली मुझे जो इशू है कि 37 इतराज़ात मैंने पढ़े हैं। जब मैं 37 इतराज़ात के ग्रुप बनाता हूँ कि एक इतराज़ के 6 फिक्रे आप बना देते हैं, उसके 6 नंबर बना देते हैं, तो इसका मतलब आप जोरे बयान कि जी 37 इतराज़। आप सिंपल अभी ये करें कि 37 इतराज़ात को पढ़ के सुनाएं, आपको अवाम बताएंगे कि ये एक्चुअल 5 हैं, ये 6 इतराज़। और 5 या 6 इतराज़ात में ये भी एक इतराज़ है कि हिफाजत कौन करेगा? भाई हिफाजत ज़ाहिर है आपके कब्जे में होनी है। अच्छा, फिर आप ये भी इतराज़ है कि लेके कौन जाएगा?
भाई लेके आपने जानी है, जाहिर है। फिर इतनी मशीनें, ये भी एक इतराज़ है कि 2 साल में हो नहीं सकता, ये भी एक इतराज़ है। भाई जिन लोगों ने बनाई है, जिन लोगों ने बनानी है, वो कह रहे हैं कि 6 महीने में हो जाएगी। 6 महीने और 2 साल में आप लैप्स भी करते हैं, 7 महीने में कर लेंगे, 8 में कर लेंगे, 9 में कर लेंगे, साल में कर लेंगे। आप 2 साल को कैसे कह रहे हैं कि 2 साल का टाइम कम है? सो मैं देखें, मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ और बड़ी आप कह लें डिस्काउंट करके बात कर रहा हूँ कि जो मैं इतराज़ 37 पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन वाला बंदा जो है वो बेईमान है, ठीक है। अच्छा। वो कंप्रोमाइज्ड है। वो आपको बेईमान क्यों लगता है? जो बंदा नाहल है, उस बंदे को इस तरह के बंदे को साहब ने इनको लगाया था चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, फिर ये क्यों सर जिसने भी लगाया, मुझे ये बात तो नहीं है ना, मैं तो बात कर रहा हूँ, मैंने उसके एक्शन को देखना है। दूसरी बात ये है कि देखें, जो इरफान साहब ने बात की कि जी ये आप कह लें वुज़रा कहते हैं, भाई देखें, अगर आपसे सबसे बड़ी पार्टी जो बनी उसी के पास हुकूमत आई, उसी के नुमाइंदे हैं वुज़रा। इलेक्शन कमीशन का बंदा, उनका कोई इतराज़, ये पूरी हुकूमत का, ये सबसे बड़ी पार्टी का इतराज़ दूर करने की कोशिश ही नहीं करता, वो फैसले कर देता है। तो फिर आप कह लें कि इस मुल्क में किस अदारे को इजाजत है कि दूसरे के इतराज को, हमें क्या कह रहे हैं कि जी हमारे इतराजात दूर करें? क्यों इतराजात को दूर करें? कि आपके पास मैंडेट है, भाई मेरे पास भी तो मैंडेट है ना, मेरे इतराज दूर क्यों नहीं करते आप? मेरा भी इतराज है, मेरा इतराज है इलेक्शन कमीशन, अगर मुझे लगता है कि ये कंप्रोमाइज है, मुझे वजाहत करे कि मैं कंप्रोमाइज नहीं हूं। मैं कह रहा हूं कि ये नाहल है, आपको कैसे लगता है कि कंप्रोमाइज है? आपको कैसे लगता है कंप्रोमाइज? भाई जो बंदा 6 महीने के काम को 2 साल में नहीं करता, नाहल है। जो बंदा 6 में जो कहता है मैं मशीन उठा नहीं सकता, वो बेईमान है। जो बंदा कहता है चलती नहीं है, इसकी बैटरी नहीं है, इसके साथ ये बिजली पे चलती है, नहीं चलती बिजली पे, आपको अंधे, आप नजर नहीं आता आपको, मतलब आपकी आंखें नहीं है। सर लेकिन आप फॉरेन फंडिंग का केस भी तो देख लें, पिछले 7 साल से वो लटका हुआ है, आप उसके ऊपर डिले किए जा रहे हैं। सर देखें, नाहल आदमी है, मैं उसके बारे में क्या करूं? कोई इतने मुकद्दस गाय कैसे बन गई? वो एक नाहल आदमी है, एक बंदा कंप्रोमाइज्ड है, तो मैं उसे मुकद्दस गाय बना के पेश करूं? भाई मेरे मुल्क की जमहूरियत का मसला है, मेरे मुल्क की, सर वो आप कह रहे हैं कि कंप्रोमाइज है, तो फिर किसी कोर्ट में साबित तो करें ना, उसको इतना बड़ा आपने इल्जाम लगा दिया उनके ऊपर। प्रोसेस है, इस सारे भाई मैं इल्जाम ही लगा रहा हूं ना, मैं लगा रहा हूं ना, नजर आ रहा है इस सारे प्रोसेस को एक बंदा बिल्डोज कर रहा है, तो मैं उसकी तारीफें करता रहूं, मैं उसका एहतराम करता रहूं। अदालत थोड़ी है सर, आप अदालत थोड़ी है जो फैसला सुना देंगे जो आपको नजर आ रहा है। वो अदालत थोड़ी है, मैं हूं तो वो अदालत थोड़ी है। सर वो अदालत नहीं है, लेकिन आईनी इदारे का सरबराह है, फैसला क्यों करता है? कैसे इल्जाम लगा सकते हैं? भाई मैं भी हुकूमत को रिप्रेजेंट करता हूं ना, मैं उससे तो बेहतर हूं, मैं उससे तो ऊंचे दर्जे पे हूं। वो मेरी बात नहीं सुनता, मैं उसे क्या करूं? क्यों मैं वो मुकद्दस गाय है कि मैं उसका एहतराम करता रहूं, वो मेरी पूरी हुकूमत की बात नहीं सुनता, क्या मतलब है इसका? सर हुकूमत हमने वोट लिए यहाँ से, जिस बंदे ने 2 करोड़ वोट लिए उसकी बात नहीं सुनते आप, कौन है आप? नहीं सर, हुकूमत के पास इख्तियार है, आप उससे वजाहत मांग सकते हैं, लेकिन आप इस तरह से इल्जाम तो नहीं लगा सकते ना। वजाहत ही मांग रहे हैं, वो मेरी बात नहीं सुनता, मैं वजाहत मांग रहा हूं उसे। भाई मांग रहा हूं मैं उसे, वजाहत क्यों नहीं मांग रहा? आपके थ्रू भी मांग रहा हूं, चीख रहा हूं मैं, तो वजाहत ही मांग रहा हूं। और क्या करूं मैं कि आप इतने बड़े हो गए कि आप इलेक्शन कमीशन मैंने लगाया है? ऑपोजिशन कहती है कि चेयरमैन नैब भी कॉम्प्रोमाइज है, तो लेकिन चेयरमैन नैब के साथ तो आप खड़े हो जाते हैं, इनके साथ क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं? सर चेयरमैन नैब की जरूरत, देखें चेयरमैन नैब हो, आप कह लें कोई किसी भी अदारे का हो, मैं हूं, वजीर आजम हो, आप कह लें कि आप चीफ जस्टिस हो, हर बंदे को अगर उस पर कोई सीरियस इतराज़ात आ रहे हैं तो उसको दूर करने चाहिए, ये जरूरी है। ये नहीं है कि कोई बंदा आइसोलेशन में फैसले करता है, आइसोलेशन में बैठ के बात करे, वो कहे जी मैं 4 करोड़ लोगों को नहीं मानता, मैं 10 करोड़ लोगों को नहीं मानता, मैं 20 करोड़ लोगों को नहीं मानता। क्या करेंगे आप? सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में केस भेजेंगे? ये काम सर भेजेंगे आप केस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भेजेंगे इनको हटाने के लिए केस? नहीं मुझे अभी नहीं पता इस बात का, मुझे नहीं पता, लेकिन देखें फ्रैंकली मैं अपनी राय दे रहा हूं, मैं पर्सनल चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने का तरीका तो एक है ना, आपको नहीं अगर समझ में आ रहा है आप हटाएं, कोई दूसरा लेकर आए। फिर देखें अगर मैं समझता हूं कि ज्यादा बेहतर होगा कि वो हमारे कंसर्न को भी एड्रेस करें। इस मुल्क का सबसे बड़ा इशू है कि हर इलेक्शन पे इतराज होता है, हर इलेक्शन पे इतराज होना ये कौन सी जमहूरियत है? भाई मैंडेट का मतलब मैंडेट होता है ना। अब जिस मैंडेट को आपने अगले दिन मानना नहीं है वो कौन सा मैंडेट? मतलब मैं हुकूमत को कैसे एंजॉय कर सकता हूं? मुझे अफरान माने ना, ये अफरान अगर इलेक्शन जीत के आ जाए तो मैं मानूं ना, तो ये कौन सी मतलब ये हुआ ना? ये कौन सी जमहूरियत साहब जो आप सिया और सफेद कह रहे हैं वो फिर इलेक्शन कमीशन कर दे, ये सबसे आसान हल है। मैं आपका नुक्ता समझ गया हूं। मैं शैला रज़ा साहिबा की बात भी जान, सबसे जरूरी है कि मौजूदा सिचुएशन को चेंज किया जाए। मौजूदा सिचुएशन काबिल कबूल नहीं है कि ये मेरा मैंडेट ना माने, मैं इनका मैंडेट ना मानूं, इसको चेंज करना जरूरी है। हमें बताएं किस तरह हो सकता है, हम इनको सुनते हैं, बैठ जाते हैं, लेकिन हमें ये बताएं कि इसको इंप्रूव कैसे करना है। मौजूदा जैसा है जो है इस तरह चलता बारे में नहीं है।
जमशेद चीमा साहब कह रहे हैं कि हम भी आवाम से वोट लेकर आए हैं, ज़ाहिर है हमारी भी रिस्पेक्ट है, आप हमें भी रिस्पेक्ट दें, आप हमारी बात कैसे नहीं सुन सकते हैं? चीफ इलेक्शन कमिश्नर से बराह रास्त कह रहे हैं आपने हुकूमत की बात सुन ली, वो तो बज़िद है कि हर सूरत कानून साजी करवाएंगे। रोकने के लिए आपने क्या स्ट्रैटेजी बनाई है? इनको पीडीएम की जमातों को कन्विंस क्यों नहीं करते आप लोग, ताकि अपोजिशन का जो भी लाए अमल हो वो मुत्तफ़िक़ा हो? शैला रज़ा साहिबा, देखिए, मुल्क में आइन मौजूद है और मुल्क को आइन के तहत चलाया जाएगा। दुनिया जो है वो इसी तरह चलती है कि कुछ लोग हर मुल्क में काश्तकारी करते हैं, कुछ इंजीनियर होते हैं, कुछ डॉक्टर होते हैं, कुछ कानून साज होते हैं, किसी का काम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना होता है। तो ये एक आईनी इदारा है, हमारा काम है लेजिस्लेशन करना, अदलिया का काम है उसकी तशरीह करना, और इलेक्शन कमीशन का काम है इलेक्शन करवाना, और जो उस वक्त हुकूमत हो उसका काम है इंतज़ामी अमूर जो हैं उनको इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक जो है वो सरअंजाम दे। अगर हम ये समझते हैं कि हम हुकूमत हैं और जो हम चाहेंगे, भाई बादशाही निज़ाम में भी ऐसा नहीं होता, मुख्तलिफ़ लोगों को मुख्तलिफ़ काम करने होते हैं। ये कोई तरीक़ा नहीं है कि हम हुकूमत हैं, हमने ये कानून बना दिए, ये होना चाहिए जी। मैं जाऊंगा जाके जो है वो जेल मैनुअल को फाड़ दूंगा और कहूँगा अपोजिशन के लोगों के जो है ना एसी निकालो, ये करो, वो करो। मैं कहूँगा मेरी बात मानो पुलिस, वरना मैं तुम्हें लटका दूंगा। मैं कहूँगा कि जी मेरे हिसाब से इदारे ऑपोजिशन मेरे हिसाब से चले, वरना लीडर ऑफ द ऑपोजिशन तुम 2 साल बंद रहोगे। तुम्हारे लोगों को हम FIA और नैब में घसीटेंगे, तुम्हारे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को जो है हम निकलने नहीं देंगे, तुम्हारे स्पीकर को हम ऐसे बेइज्जत करेंगे। अपना मुकदमा हमारा इलेक्शन कमीशन अगर 6 साल ना सुने तो वाह 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 वाह। फैसल वाउडा के मामले में हमारे तरह से वो चले तो वाह 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 वाह। डस्का पे वो इतराज़ करे तो बहुत बुरा और बाइस्ड, और जब ये हो जाए तो फिर बिल्कुल ही गलत। ये तरीक़ा नहीं होता है। एक आप दलील से बात करते हैं और दलील ही के साथ आगे चलते हैं, इस तरह से नहीं खेला जाता। तो मैं भी यही चाहती हूँ कि इमरान साहब स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करें। जब वो खेलते थे तो उनको एम्पायर की बात माननी पड़ती थी, फिर अपनी जद्दोजहद में भी उन्हें एम्पायर की उंगली का इंतज़ार रहा। तो अब स्पोर्ट्समैन स्पिरिट यही कहती है कि जिस इदारे का काम है हमें उसको उस इदारे को करने दें। मुझे सिर्फ हल बता दें, इसका हल क्या है? अगर और अगर इसका हल नहीं निकलता तो फिर क्या होगा? आधा एतराज़ भी है ना, आधा एतराज़ भी है। आपको 10 दफ़ा समझाना पड़े आप करें। एक अच्छा टीचर वही होता है जो वर्स्ट स्टूडेंट को लेके साथ चलता है, अच्छे स्टूडेंट के साथ तो सभी चलते हैं। और मैं एक आपसे गुजारिश करूंगी, आप थर्ड पार्टी इन्वॉल्व कर लें। कुछ दुनिया से इधर उधर से भी हम राय ले सकते हैं। अगर आपको इलेक्शन कमीशन जाहिल, अपोजिशन जाहिल, इलेक्शन कमीशन बाइज्ड, अपोजिशन जस्ट अपोजिशन लग रही है, थर्ड पार्टी भी हो सकती है। लेकिन अगर हम ज़बान इस तरह करके करेंगे कि तुम भी गलत, सिर्फ मैं ही अच्छा, स्नो वाइट की माँ बन जाए हुकूमत, तो ये सही नहीं है। चलें ठीक है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है कि कंसेंसस डेवलप होना चाहिए, और एक सबसे बड़ा जो मुतालबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उनके चेयरमैन की जानिब से आ रहा है कि तहरीक अदम एतमाद भी पंजाब में लाई जानी चाहिए, उस्मान बुज़दार को हटाया जाना चाहिए। लेकिन ये तहरीक अदम एतमाद क्या नून लीग को सूट करती है या नहीं करती, इस पर जवाब लेंगे एक ब्रेक के बाद। तो प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद, और चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो चीमा साहब, वज़ीर आज़म 3 साल बाद भी वही बात दोहरा रहे हैं कि अपोजिशन ब्लैकमेल कर रही है, इनको NRO नहीं दूंगा, जबकि आवाम महंगाई से परेशान है। मजमूई महंगाई तकरीबन 14% हो चुकी है, कर्ज़े आसमान से बातें कर रहे हैं। सितंबर के महीने में 1.38 रुपये बिजली की कीमत में इजाफा हो गया है। ऐसे बयानात से मज़ीद कितना अरसा आवाम का पेट भरा जा सकेगा सर?
नहीं, ये बयानात नहीं है। देखिए, आपने गौर करें कि बड़ी देर बाद आपकी इंडस्ट्री बहाल हुई है। आपकी इस वक्त जो ग्रोथ हो रही है, अगर टोटल देखें, जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 15% हुई है, टेक्सटाइल में ग्रोथ देखें, आप हाउसिंग सेक्टर में देखें, आप ऑटो में देखें, कोई ऑलमोस्ट 114% ग्रोथ अगस्त की नज़र आ रही है आपको। इसी तरह आप इसमें एग्रीकल्चर में ग्रोथ देखें, और हर जगह पे आपकी इकानमी हीट अप होगी, सच्ची बात है। अच्छा। इस साल जो हमने टारगेट किया था, 5% की ग्रोथ का, ये 5% ग्रोथ नहीं होगी, ये मुझे लगता है कोई 1% फर्दर बढ़ जाएगी। अच्छा। ये परफॉर्मेंस है आपके वज़ीर आज़म की, कि कभी भी पाकिस्तान की कई साल से हमारे कोई पिछले 10 साल से एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रही थी। अब एक्सपोर्ट पिछले साल $4 अरब बढ़ गई 5। अभी जो पहले 2 महीने की जो एक्सपोर्ट है वो आपकी तकरीबन 12% बढ़ गई है। सो इस साल कोई अंदाज़ा हमें हो रहा है कि हमारी एक्सपेक्टेशन से या हमारी ये टारगेट से ज़्यादा इस वक्त आपकी एक्सपोर्ट हो रही है, टारगेट से ज़्यादा ही आपकी रेमिटेंस हुई है, टारगेट से ज़्यादा आपकी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। सर लेकिन महंगाई भी टारगेट से ज़्यादा हुई है, सब कुछ ठीक हो रहा है, एक्सपोर्ट भी टारगेट से ज़्यादा हो रही है। सर सुन लेना इकोनॉमिक, सर सुन लेना, जस्ट सुन लेना। मैं कह रहा हूँ कि आपकी डेफिनेटली आपकी बात ठीक है कि महंगाई भी टारगेट से ज़्यादा गई है। बेसिक वजह कि जब भी आपकी इकानमी हीट अप होती है तो यू कैन से शूट करती है, तो आपकी बेसिकली डिमांड बढ़ जाती है। डिमांड इस वक्त आपकी टोटल जो आपकी रिटेल में देखें, आप कपड़ों में देखें, आप बाकी चीज़ों में देखें, हर चीज़ में आपकी डिमांड बढ़ी है। लोकल डिमांड की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा। लोकल डिमांड बढ़ी है आपकी। जो डिमांड जब बढ़ती है तो मतलब आप जस्ट हाउसिंग सेक्टर की बात करें तो आप हाउसिंग सेक्टर जब हमारी तो ज़्यादा बड़ा है तो आपकी जो लोहा पैदा करने की सलाहियत है वो उतनी है, ईंटें पैदा, ये सीमेंट की पैदा करने की जो सलाहियत है वो सारी की सारी कैपेसिटी मीट होने के बाद कैपेसिटी पास हो गई कि जितना सीमेंट बनता है उससे ज़्यादा डिमांड है, जितना इस वक्त ईंटें बन रही हैं उससे ज़्यादा डिमांड है, जितना लोहा बन रहा है, सरिया बन रहा है उससे ज़्यादा डिमांड है। लेबर की आपका जो बढ़ गई है, लेबर बढ़ गई है, पर डे वो तकरीबन 400 रुपये बढ़ गई है। राज की दिहाड़ी 700 रुपये बढ़ गई है, जो मिस्त्री की दिहाड़ी 700 रुपये बढ़ गई है पर डे। सो बेसिकली वजह ये है कि जब आपकी इस तरह हीट अप होती है इकोनॉमी, बात कर रहा हूँ ना मैं, सर लोगों ने क्या खाना ज़्यादा खाना शुरू कर दिया है? सर नहीं, बेसिक आपकी बात यह है, बेसिक ये है कि दुनिया में महंगाई हम सिर्फ 2 चीज़ें कंट्रोल करते हैं। एक हम आटा गंदम की कीमत तय करते हैं, दूसरा चीनी की करते हैं, यानी हम शुगर केन की। इसके अलावा बाकी तमाम चीज़ें जो है हमारी इंटरनेशनल प्राइस से रिलेटेड होती हैं। हमारे यहाँ दोनों ही पहुँच से बाहर जा रहे हैं, आटा भी, सर एक मिनट, सर सुन लेना, सर सुन लेना। आपका आटे की बात है कि आटा आपका जो मंडे से सप्लाई शुरू हो रही है, गवर्नमेंट सप्लाई शुरू कर रही है। 1100 रुपये, 55 रुपये आटा दे रहे हैं हम। 55 रुपया पूरी दुनिया में शायद सबसे आटा सस्ता हम दे रहे हैं। इस खित्ते में 55 रुपये आटा सिर्फ हम दे रहे हैं और इंडिया दे रहा है, बाकी मुल्क सारे 80 रुपये से ऊपर आटा दे रहे हैं। और फिर गरीब को जो आटा दे रहे हैं हम, सर तो फिर महंगा क्यों होने दिया आपने? पहले सप्लाई क्यों रोकी हुई थी, आप जो मंडे से शुरू कर रहे हैं? जी बेसिकली हमेशा ही आजकल शुरू होती है कि जब तक आपका मार्केट में सप्लाई मौजूद है आप नहीं देते। मार्केट में जब सप्लाई डाउन होना शुरू करती है आप सप्लाई देते हैं। आपका इस वक्त जो आटा है तकरीबन 1231 रुपये, 1231 अगले हफ्ते ये 1100 रुपये। और मजदूर जो आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए, मैं आपके चैनल से खुशखबरी दे रहा हूँ कि 43 रुपीज़ पे आटा दे रहे हैं 44% आबादी को। 44% जो पाकिस्तान की आबादी है, हम हर आदमी को सब्सिडी नहीं दे रहे, हम टारगेटेड सब्सिडी दे रहे हैं। हर आदमी को सब्सिडी थोड़ी दे रहे हैं, लेकिन जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर है उसके लिए, या लोअर मिडिल क्लास जो है उसके लिए हम 43 रुपये पे 860 रुपये का बैग मिलेगा जिन लोगों को। तो सो हम महंगाई को कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट का पीर से आटा सस्ता होना शुरू हो जाएगा 43 रुपीज़ और 55 रुपीज़। जी बिल्कुल चला दें, बिल्कुल चला ये सर बिल्कुल चला दें, ये बिल्कुल चला दें, ब्रेकिंग न्यूज़ चला दें। ये आप कह लें कि मैं आपको ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ कि ये फैसला हुआ वज़ीर-ए-आज़म की सदारत में इसमें। और चूँकि मैं महंगाई की जो कंट्रोल कमेटी है, अपना इन्फ्लेशन कंट्रोल कमेटी, शौकत तरीन साहब उसको लीड करते हैं और मैं उसका मेंबर हूँ। ये हम 2 लोग हैं जी मेन उसमें। सही है। चलें, ये आप कह लें कि ये हाँ 43 रुपये पे गरीब आदमी के लिए, और ऊपर जो है वो 55 रुपीज़ या 54 रुपीज़ चीनी का भी बता दें, चीनी कब कम कर रहे हैं, पेट्रोल कब कम कर रहे हैं, ये भी खुशखबरियाँ सुना दें हाथ के हाथ। जी हम एलपीजी कम कर रहे हैं, हम चीनी कम कर रहे हैं, हम घी भी कम कर रहे हैं जी डेफिनेटली। और एक बड़ा मेगा प्रोजेक्ट सर, एक मेगा प्रोजेक्ट हम लेके आ रहे हैं इसका दूध की कीमत कम करने के लिए जी। एक मेगा प्रोजेक्ट ले रहे हैं कि इसकी आप कह लें इसकी कैपेसिटी भी, आप कह लें इसकी क्वालिटी बेहतर करें और इसकी कीमत भी कम करें। वो हम ज़रूर अनाउंस करेंगे। कुछ चीज़ें हम मंडे को अनाउंस करेंगे और कुछ उसे अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस करेंगे। ये जो आप खुशखबरियाँ दे रहे हैं, ऑपोजिशन इससे खुश हो रही है। कम से कम ईवीएम पे आपका इत्तेफाक नहीं हो रहा, लेकिन महंगाई कम हो रही है, इस पर तो कम से कम आपको सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह साहब खुश हो जाना चाहिए। आटा आपको सस्ता मिलेगा, चीनी सस्ती मिलेगी, पेट्रोल भी कम कर रहे हैं और एलपीजी की कीमत भी कम कर रहे हैं।
और घी की कीमत भी कम कर रहे जी, एलपीजी कीमत कम कर रहे जी। एलपीजी कीमत कम कर रहे ये अफनान साहब, इन लोगों ने कहा था कि 1 करोड़ नौकरियां देंगे, 50 लाख घर बनाएंगे। सर वो 2.5 करोड़ लोग खतरे गुर्बत की लकीर से नीचे जा चुके हैं। हमने 23% जो है वो पॉवर्टी लाइन छोड़ा था, इन्होंने सर 3 साल इंतजार किया, मंडे तक का इंतजार कर लें आप। अभी मंडे तक का तो हम इंतजार कर ही लेंगे। मैं इसके अलावा एक बात करना चाहूँगा, देखिए मैं सख्त अल्फाज में कंडेम करता हूँ जो ज़बान चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में इस्तेमाल की गई। वो एक आईनी ऑफिस के हेड हैं, अगर आपको कोई मसला है तो आप उनके जो एतराज़ात हैं उनका जवाब दें। और जो थर्ड पार्टी जो कह रही है फाफेन, पिल्डेट और जो थर्ड पार्टीज हैं जिनका इससे ताल्लुक नहीं है, जो वो बातें कर रहे हैं उनको आप एड्रेस करें। आप लोगों को कंट्रोवर्शियल टीवी पे आके ना करें। आपको अगर 1 करोड़ चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर हमने बहुत बात कर ली, इंतखाबी इस्लाहात पे बहुत बात कर ली सर। एक अच्छी चीज़ मिली है, बड़ी ढूंढने से मिली है अच्छी चीज़, इसके ऊपर बात करें। महंगाई कम करने जा रही है हुकूमत सर, आवाम को रिलीफ देने जा रही है। आपको रिलीफ मिलेगा, मुझे रिलीफ मिलेगा। महंगाई मैं आपको अभी बता देता हूँ, आवाम को भी मैं भी बता देता हूँ कि कोई महंगाई कम नहीं होने जा रही सर। सिर्फ 2 दिन का इंतजार है खान साहब, 2 दिन का इंतजार है बस खाली। 2 दिन बाद जो है ये वही वाले वादे हैं। ये आपको याद नहीं है कि इलेक्शन से पहले वादे थे कि जी मीडिया फ्री होगा, जो है वो दूध और शहद की हम नहरें बहाएंगे। शैला साहिबा, दूध भी सस्ता मिलेगा, आटा भी सस्ता मिलेगा, चीनी भी सस्ती मिलेगी, एलपीजी भी सस्ती मिलेगी। अगर आपने ग्रॉसरी नहीं की अपने घर की तो अभी ना कीजिएगा प्लीज़, मंडे को कीजिएगा, सब चीज़ें सस्ती मिलने वाली हैं आपको। शैला साहिबा अच्छा देखें एक मिनट मुझे फिक्र ठीक करने यार। एक मिनट लास्ट में कमेंट लेने दें उनका। एक मिनट फिक्र सुन ले। मैं आ रहा हूं आपकी तरफ, उनका कमेंट ले लूं, मैं आ रहा हूं। देखिए गा पे तो मैं यकीन नहीं कर सकती। जो हो चुका वो ये था कि पेट्रोल को कहा कि 1.5 रुपये जो है उसकी कीमत कम होगी, 1.5 रुपये लीटर, उसको कम किया और 2.5 रुपये की लेवी लगा दी। डीजल को कहा कि उसको भी हम 1.5 रुपये कम करें, 5.5 रुपये की लेवी लगा दी। अभी जो है ना इन्होंने शुगर जो है, चीनी जो है वो 38 रुपये महंगी खरीदी है, तो आवाम को कैसे सस्ती देंगे। 10 लाख टन जो इन्होंने आटा मंगाया है, डॉलर की कीमत देखें तो आप अदा तो डॉलर में करते हैं ना जब कोई चीज लेते हैं। जिस कमेटी को सरबराही जो है शौकत तरीन कर रहे हैं, उसमें बैठ के उन्होंने कहा कि हमारा तो एस्टिमेट जो था इंपोर्ट का 5.5 अरब डॉलर था, ये 6.5 कैसे हो गई? उनकी नाक के नीचे उन्हें पता ही नहीं चला कि महंगी चीजें खरीद के सस्ती कैसे देंगे आप? मुख्तसर बता दें जल्दी। और 17% इस वक्त जो है वो फूड इन्फ्लेशन है, तो कहाँ नौकरियां, कहाँ सीमेंट, सरिये पे भी आपने जो है वो बहुत कीमत बढ़ाई है। मैं अभी डिजिट भी दे सकती हूँ। ये बड़ा अहम नुक्ता है। शैला रज़ा साहिबा कह रही हैं कि जब महंगी चीज़ें होंगी तो महंगी चीज़ें खरीद कर इम्पोर्ट कर आवाम को सस्ती चीज़ें कैसे मिल सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। जमशेद इकबाल चीमा साहब हमारे साथ मौजूद थे, सेनेटर अफनानुल्लाह हमारे साथ मौजूद थे और शैला रज़ा हमारे साथ मौजूद थी। फवाज़ ज़ैदी को इजाज़त दीजिए कल तक के लिए। अल्लाह ने के बाद।